सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 70 जो कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम पुनरावृत्ति करेंगे पार्ट 3 इतिहास, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय की। तो आज इसमें हम 3 और 5 अंकों वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए, आज की वर्कशीट लंबी ज़रूर है और कई बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि लिखते लिखते हमारे हाथ दर्द हो गए हैं। तो देखिए, काम तो करना ही पड़ेगा और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको ही कर लीजिए तो आपके पूरे लेसन की तैयारी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया। तो देखिए, इसका उत्तर है, आप ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और टीचर्स को चेक करने में भी आसानी होगी। पहला पॉइंट है कि दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को ही सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। जैसे दूसरा पॉइंट है कि इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। और तीसरा पॉइंट है कि साथ ही मानसिक रूप व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हिटलर और गोबेल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की। तो देखिए, अपनी क्रूरता से दुनिया भर में डर का माहौल पैदा करने वाला हिटलर हार से इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। फिर सोवियत सेनाओं के पकड़ में आने से पहले ही उसने खुद को बंकर में बंद किया और पकड़े जाने के डर से उसने और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिर तीसरा प्रश्न है कि हेलमुट को क्या समझ नहीं आया था। तो हेलमुट को यह समझ नहीं आया था कि उसके पिता ने अपने दफ्तर में ही अपने आप को गोली क्यों मार ली और फिर उनकी खून से सनी हुई वर्दी उनके घर के अलाव, यहाँ पर अलाव आएगा, अलाव में ही क्यों जला दी गई। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, वर्साई की शांति संधि क्या थी। इस संधि के बारे में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, वर्साई की शांति संधि क्या थी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया जर्मनी पर। युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, माना गया। जर्मनी को सैन्य विहीन करना, यानी उसकी सेना को भंग कर देना, और जो उसके सारे उपनिवेश थे, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार, इनका मित्र राष्ट्रों का आपस में बांट लेना आदि, ये थी इसकी शांति संधि। फिर 5वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी। तो देखिए, इसका उत्तर है कि पहले महायुद्ध ने या प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। कैसे छोड़ी थी। सिपाहियों को अब आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। दूसरा, राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। फिर मीडिया में भी खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। खंदक कौन होते हैं? जो बंकर में सिपाही रहते हैं वो। और चौथा है कि सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई, इन्हीं को ही हर जगह इम्पोर्टेंस मिलने लग गई। फिर है प्रश्न नंबर 6, स्पार्टकिस्ट लीग क्या थी। स्पार्टकिस्ट लीग क्या थी और इसका क्या प्रभाव हुआ। देखिए, स्पार्टकिस्ट लीग एक रेडिकल संगठन था। इस लीग ने बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। यानी उसने, जैसे बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, पिछले पाठ में आपने पढ़ा था, रूस में हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जर्मनी में भी अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को शुरू कर दिया इसने। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। अब बर्लिन के राजनीतिक माहौल में भी सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। तो ये इसका प्रभाव हुआ।
फिर 7वां प्रश्न है कि फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। तो देखिए, जर्मनी ने फ्रांस के निष्क्रिय विरोध में, मतलब जो निष्क्रिय प्रतिरोध किया, उसके रूप में उसने बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी जर्मनी ने, क्योंकि फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी जो मुद्रा मार्क थी उसका मूल्य तेजी से गिरने लगा, और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी सामान की कीमतें जो थी वो आसमान छूने लगी, यानी जो ज़रूरी सामान था वो महंगा होता चला गया। ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। फिर 8वां प्रश्न है कि आर्थिक संकट क्या था, इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि जो उसका शेयर बाजार था, वो धराशायी हो गया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। यही आर्थिक संकट था जिसका जर्मनी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा? जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन अब 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई थी और मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, और बड़े व्यवसाय बहुत ज़्यादा संकट में थे। फिर अब हम पर चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है कि हिटलर की वो विशेषताएं लिखिए जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई। तो देखिए, हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। फिर वह वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था, और उसका वादा था कि वे बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो ये विशेषताएं थी जो उस समय जर्मन के लोगों को पसंद आई थी। फिर 10वां प्रश्न है कि हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया। तो देखिए, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। फिर 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करना जैसे नागरिक अधिकार उसने निलंबित कर दिए, मतलब खत्म कर दिए। फिर 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा ही शासन चलाने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया, यानी अब वो अपने ही ऑर्डर के जरिए अपना शासन चला सकता था। नाज़ी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई, और अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस तरह आप पॉइंट बना के लिखिएगा तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। फिर इसके बाद है 11वां प्रश्न, विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को क्या क्या कामयाबियां मिली। तो देखिए, विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। जैसे 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, यानी वो अलग हो गया लीग ऑफ नेशन से। 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन पराजय के बाद इसे एक असैनिक क्षेत्र बना दिया गया था। एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया, और इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। फिर है प्रश्न नंबर 12, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी और ऐसा क्या हुआ। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने, यानी किसने, हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, और दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं ने जर्मनों के नाकों चने चबा दिए। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और फिर सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे और वहां पर भी उनको हरा दिया। फिर 13वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ। तो देखिए, अमेरिका प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध से अलग रहा था। जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को अमेरिका दोबारा नहीं झेलना चाहता था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर जापान के चीन पर आक्रमण करते ही अमेरिका और जापान के रिश्तों में कड़वाहट आ गई।
जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर भी हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया। फिर 14वां प्रश्न है कि हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो इसका उत्तर है कि नासी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर होते थे या कमतर थे और इस नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। फिर इसके बाद 15वां प्रश्न, नासी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज क्या था। तो देखिए, शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले लोग होते थे। केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। 16वां प्रश्न है कि नासी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ। तो देखिए, नासी जर्मनी में यहूदी, जिप्सियों, अश्वेतों, रूसी और पॉलिश मूल के लोगों, मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य जर्मन नागरिकों को अवांछित श्रेणी में रखा गया था। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों से पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया और नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था, जैसे मुर्गी का दड़बा होता है। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, नासियों का नस्ली कल्पना लोक क्या था। तो देखिए, युद्ध के साय में नासी अपने कल्पना लोक यानी आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। वो ऐसा सोचते थे कि सब ऐसा ही होना चाहिए। नरसंहार या युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए और नासियों ने साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वो अवांछित मानते थे यानी नहीं चाहते थे। नासी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। वांछित वे थे जो तरक्की व वंश विस्तार के योग्य थे। यहूदियों के अतिरिक्त अनेक नस्लों जैसे जिप्सी या अश्वेतों को भी सभी अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भी अवांछित मानकर मौत के घाट उतार दिया गया और यहाँ तक कि कुछ लोगों को अशुद्ध या असामान्य मानकर मार दिया गया था। फिर है प्रश्न नंबर 18, नासी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। तो देखिए, नासी जर्मनी में युवाओं की ये स्थिति थी कि जर्मन और यहूदियों, यहाँ पर आएगा यहूदियों के बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे। जिप्सियों शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्यपुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोंग में दाखिल करा दिया जाता था जो एक युवा संगठन था और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई थी। फिर प्रश्न नंबर 19, मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी। तो देखिए, लड़कियों को उस समय अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नासी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था, माँओं को। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं जैसे दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के मेडल दिए जाते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। तो ये उसकी मातृत्व के बारे में सोच थी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, नासी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया। तो देखिए, नासी शासन ने दिल दहलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया। अपने अधिकृत दस्तावेजों में उसने कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार तथा अंतिम समाधान आदि जैसे नाम दिए गए थे। इवैक्यूएशन का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। उन्होंने अपने विचारों को फिल्म, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया और पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था तथा उन्हें अपमानित किया जाता था।
फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, आखिरी प्रश्न, नाज़ी जर्मनी में महाध्वंस क्या था। तो देखिए, जर्मनी में नाज़ियों द्वारा यहूदियों के बर्बरतापूर्ण कत्लेआम की घटनाओं को महाध्वंस कहा जाता या होलोकॉस्ट कहा जाता था, कि जो उन्होंने यहूदियों को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से उनको मार दिया, उसको महाध्वंस कहा गया। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी, और यहूदी भी यही चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो नाज़ी कत्लेआम में उन्होंने झेली थी। और तीसरा पॉइंट आएगा कि नाज़ी जर्मनी में जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुत लोगों ने डायरियाँ भी लिखी, नोटबुक भी लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। तो ये था जर्मनी में महाध्वंस, जिसकी जो घटनाएं जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी धीरे धीरे दुनिया के सामने आई। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।